काजेस ऑफ इनफर्टिलिटी इन मेल्स। जो नर पशु हैं उसमें इनफर्टिलिटी के क्या कारण हैं? क्योंकि नॉर्मली तो अब हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, हमें नर पशु को ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी जब आप डॉक्टर का कोर्स करके जा रहे हो तो कोई बंदे आपके पास ऐसे भी आएंगे कि हमारे पास एक सांड है, उसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें ये प्रॉब्लम है। जब आप अपना फार्म चलाते हो उसमें आपको मेल्स रखने की ज़रूरत पड़ती है फॉर ब्रीडिंग पर्पस, तो उसमें आपको भी अपना कोई ना कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कम से कम आपको जितना कम से कम वो नॉलेज वो आपको ज़रूर चाहिए, ठीक है ना। इसमें भी जो इनफर्टिलिटी के कारण मेल्स में होते हैं, नर पशु में होते हैं, ठीक है ना। दे आर बेसिकली एनाटॉमिकल कासेस, जिसमें दो बातें हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोरकाइटिज्म एंड सेकंड इज सक्रोटल हर्निया। ये क्रिप्टोरकाइटिज्म क्या होती है बताऊँ आपको। नॉर्मली जो हमारे टेस्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, ये बच्चे के पैदा होने से पहले ये ऊपर होते हैं, इस हिस्से में होते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ये ऊपर होते हैं। लेकिन बच्चा पैदा होने से कुछ दिन पहले ये नीचे आ जाते हैं। पतालू पहले ऊपर होते हैं बच्चा पैदा होने से पहले, लेकिन बच्चा पैदा होने के कुछ दिन पहले ये नीचे आ जाते हैं। लेकिन कई केसेस में ये पतालू नीचे नहीं आते, ऊपर ही रह जाते हैं। जिन केसेस में पतालू ऊपर रह जाते हैं उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोरकाइटिज्म, पतालुओं का ऊपर रह जाना। लेकिन पतालुओं का बेसिकली काम क्या है? जो स्पर्म बनते हैं जिससे फर्टिलाइज, ये स्पर्म हमारे पतालुओं में बनते हैं। जब पतालू ऊपर होंगे तो स्पर्म कहाँ पे बनेंगे? ऊपर ही बनेंगे। लेकिन ऊपर वाले हिस्से में शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा गर्मी के कारण जितने स्पर्म ऊपर बनते हैं वो सभी स्पर्म मर जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाते। और दूसरी बात, उसको मादा में उस स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करने की हम लोगों को दिक्कत आती है। ऊपर से वो मादा के अंग, प्रजनन अंगों में अंदर जा नहीं पाती। पहले तो काम कम करते हैं या मर जाते हैं, या फिर उसको ट्रांसपोर्ट करने की दिक्कत आती है। तो ऐसे नर पशुओं को जिसमें पतालू नीचे ना आए हों, उसको हमें ब्रीडिंग पर्पस के लिए कभी यूज़ करना ही नहीं है। समझा गई बात क्लियर? जब भी आपको नर पशु की सिलेक्शन करनी है कि आपने इसको ब्रीडिंग पर्पस के लिए रखना है, इसको गायों को नए दूध करवाने के लिए रखना है, सबसे पहला करैक्टर उसके दोनों पतालू बिल्कुल नीचे होने चाहिए, बिल्कुल बराबर के साइज़ के होने चाहिए। हमेशा एक पतालू थोड़ा सा ऊपर होता है, एक पतालू थोड़ा सा नीचे होता है। लंबे होने चाहिए। क्या उनका सही शेप चाहिए? उसका जो सही शेप है वो ऐसे है। दिस इज़ द प्रॉपर शेप। पतालू इस शेप में चाहिए हमेशा। जितने पतालू इस शेप में होंगे उसमें स्पर्म्स की प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी। क्लियर? दूसरी बात है सक्रोटल हर्निया। सक्रोटल हर्निया एक दूसरी कंडीशन है, जिस पर्दे के ऊपर जिस थैली में दोनों पतालू होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सक्रोटम। समझा गई मेरी बात? क्या? जिस थैली में दोनों पतालू, उसके क्या बोलते हैं? सक्रोटम। आप पहले सुन लो। जिस थैली में दोनों पतालू हो उसको थैली बोलते हैं, जिसके अंदर दोनों पतालू होते हैं उस थैली को हम क्या बोलते हैं? सक्रोटम, ठीक है ना। कई बार ये सक्रोटल हर्निया बन जाता है। पतालू का हर्निया में किसी चीज़ का बाहर आ जाना। सक्रोटम से ये कई बार टेस्टिस से बाहर आ जाते हैं, उसको हम सक्रोटल हर्निया बोलते हैं। जब ये बाहर आ जाते हैं तब खून की नालियाँ उस इलाके में थोड़ी सी दब जाती हैं। जब खून की नालियाँ दब जाती हैं तब उस टेस्टिस को प्रॉपर खून की सप्लाई नहीं होती। जब प्रॉपर खून की सप्लाई नहीं होती तो उसमें वो टिश्यू डेड हो जाता है, झड़ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद वो कभी स्पर्म पैदा कर नहीं पाता। जो प्रोसेस हम अपने बच्चों को खस्सी करने के लिए यूज़ करते हैं, उसमें क्या प्रोसेस यूज़ करते हैं हम? वो हम नस काटते हैं, ठीक है ना। वो नस कटती है कि दबती है? वो दबती है, वो कभी कटती नहीं, वो नस दबती है, ठीक है ना। नस दबने से जो स्पर्म्स हैं वो आगे जा नहीं पाती।
समझा गई मेरी बात? लेकिन कई बार हम ऊपर वाले हिस्से को, कई पशुओं में ऊपर वाले हिस्से को बहुत एक इलास्टिक की रस्सी लेके, रबर टाइप रस्सी लेके उसको कस के बांध देते हैं। अगर हम उसको ऊपर से कस के बांध दें, इतनी कस के बांध दें इसकी खून की सप्लाई बंद हो जाए, तो उसके टेस्टिकल खुद अपने आप झड़ जाते हैं। उसको हमें कास्ट्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खून की सप्लाई बंद करने से भी कास्ट्रेशन हो जाती है। समझ गए? इसी तरह सक्रोटल हर्निया में जब खून की नालियाँ दबती हैं ना, तो उसमें वो पतालुआ खुद ब खुद झड़ जाते हैं, वो काम कर नहीं पाते, उसमें स्पर्म्स की प्रोडक्शन बंद हो जाती है। ऐसे पशुओं को भी हमने कभी ब्रीडिंग के लिए यूज़ नहीं करना है। क्लियर होगी बात? ठीक है ना? ये दोनों हो गए एनाटॉमिकल डिफेक्ट्स। उसके आगे जो हमें मेन डिफेक्ट्स है, जो इन्फेक्शंस हैं, इन्फेक्शंस वही इन्फेक्शन जो मादा से नर को, नर से मादा को होती हैं, वही इन्फेक्शन का हमने जब भी हमने किसी मेल की सिलेक्शन करनी है फॉर ब्रीडिंग पर्पस, उसको आप अपने फार्म पे गायों को, जब भैंसों को नए दूध करने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उसको आफ्टर एवरी 15 डेज़ और आफ्टर एवरी 30 डेज़ आपने उसके सीमन को एग्जामिन ज़रूर करना है। उसकी जो डिज़ायर है, सेक्सुअल डिज़ायर है, उसको भी आपने एग्जामिन करना है। एक गाय को खड़ा करके उसको पीछे से लेके आना है, उसमें सेक्सुअल डिज़ायर कितनी है, आपको उसको एवरी 15 डेज़ और आफ्टर एवरी 30 डेज़ आपको उसको एग्जामिन करना है। अगर आपको उसकी सेक्सुअल डिज़ायर कम लगती है तो फिर आपको उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। समझा गई बात की? लेकिन मेन बात है कि आपको सीमन में चेक क्या करोगे, सीमन में क्या चीज़ आपको चेक करनी होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है, जो सीमन हम लेते हैं उसको हम स्लाइड में लेके माइक्रोस्कोप के अंदर उसको एग्जामिन करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि सीमन में क्या होता है, सारे स्पर्म्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, ठीक है ना। वो सारे स्पर्म माइक्रोस्कोप के अंदर आपको भागते हुए नजर आएंगे। जैसे पानी में छोटे छोटे हम जीव छोड़ देते हैं ना, ऐसे भागते फिरते हैं, वो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे भागते नजर आएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो स्पर्म चल नहीं पाती या वहीं पे फिक्स रहते हैं, उसको हम डिफेक्टिव स्पर्म बोलते हैं। ये बात समझ आ गई? उसको हम क्या बोलते हैं? डिफेक्टिव स्पर्म। कई ऐसे स्पर्म हैं जिसमें हेड, मैंने आपको बताया स्पर्म के 3 हिस्से हैं, हेड है, नेक है और पीछे टेल है, ठीक है। कईयों स्पर्म्स में हेड नहीं होता, कईयों में हेड ज़रूर से थोड़ा सा छोटा होता है, कईयों में टेल नहीं होती, कईयों में टेल टूटी हुई होती है। दीज आर ऑल दी डिफेक्ट्स ऑफ द स्पर्म्स, ठीक है ना। लेकिन किसी भी कारण अगर स्पर्म आगे मूव नहीं करता या उसी जगह पे मूव करता है, तो उस स्पर्म को हम सही नहीं मानते, उसको हम डिफेक्टिव स्पर्म मानते हैं। लेकिन दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताई थी, जो डेड स्पर्म्स हैं, जब हम सीमन को एग्जामिन करते हैं, डेड स्पर्म्स की परसेंटेज या डिफेक्टिव स्पर्म्स की परसेंटेज, इट शुड नेवर बी मोर देन 20%। अगर 20% से ज़्यादा स्पर्म्स डेड हैं या इनएक्टिव हैं या उनकी मोटिलिटी नहीं है, वो चल नहीं रहे, तो ऐसे सीमन को हम अच्छा सीमन नहीं मानते। उसमें चांसेस ऑफ कंसेप्शन कम हो जाएंगे। कम से कम 80% जो सीमन के स्पर्म्स हैं, दे मस्ट बी एक्टिव एंड मोटाइल आल्सो। समझा गई बात की? ठीक है ना। दूसरी बात, कई बार सीमन के जो स्पर्म्स होते हैं उसमें उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, हम एक लेवल लेते हैं कि उसकी कंसंट्रेशन इतनी चाहिए, 1 ml में हमें कम से कम इतने मिलियन स्पर्म चाहिए। डिपेंड करता है, स्पीशीज टू स्पीशीज वेरिएशन है। 1 ml में सीमन में हमें इतने स्पर्म्स चाहिए। जब हम उसको एग्जामिन करते हैं सीमन को, हम स्पर्मेटोजोआ काउंट करते हैं, इसका काउंटिंग नंबर कितना है, 1 ml में हमें कम से कम कितने चाहिए। कई बार उससे स्पर्म्स का नंबर वहाँ पे कम होता है। अगर स्पर्म्स का नंबर कम हो या बिल्कुल ही ना हो, कई बार ऐसा सीमन में आता है जिसमें स्पर्म्स बिल्कुल ही नहीं होते, केवल वो पानी होता है जिसमें स्पर्म नहीं होते, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं? एज़ोस्पर्मिया। एज़ोस्पर्मिया स्पर्म्स का एब्सेंट होना। वो सीमन तो आ जाता है, वीर्य तो आ जाता है, लेकिन उसमें स्पर्म बिल्कुल नहीं होते। ऐसे सीमन को हमने नहीं रखना। फिर हमने उस मेल को एग्जामिन करना है कि क्या इसमें स्पर्म बनते हैं या नहीं बनते। अगर स्पर्म नहीं बनते तो हमको उसको भी डिस्कार्ड करना पड़ता है। दूसरी बात होती है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया उसको जब सीमन के स्पर्मेटोजोआ का नंबर कम हो, हमारी रिक्वायरमेंट से कम हो,
जब उसका नंबर हमारी रिक्वायरमेंट से कम होता है तब हम कई बार कोशिश करते हैं कि इसके नंबर ऑफ़ स्पर्म्स इसके इम्प्रूव किए जाएं। वो कई कंडीशन में नंबर ऑफ़ स्पर्म्स इम्प्रूव हो जाते हैं। अगर नंबर ऑफ़ स्पर्म्स इम्प्रूव हो जाए, उस लेवल तक पहुंच जाएं जहां हमें चाहिए, देन इट्स ओके। अगर नंबर ऑफ़ स्पर्म्स उसमें बढ़ते नहीं हैं तो भी ऐसे बुल्स को हमें डिस्कार्ड करना पड़ता है, हमें इसे ब्रीडिंग के लिए यूज़ नहीं करना पड़ता। क्लियर होगी बात। तीसरी बात जो हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, दैट इज़ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। जब हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत राइज़ कर जाता है, ठीक है ना, जिस सक्रोटम में हमारे जो टेस्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, वो आपको देखोगे सर्दियों में कई बार बिल्कुल सुंगड़ जाता है, गर्मियों में पूरा एक्सपेंड कर जाता है। वो बेसिकली जो बाहरले टेम्परेचर को, जो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, वो थोड़ा लंबा हो जाता है ताकि अंदर टेस्टिकल को ज़्यादा हीट ना लगे, उसका साइज़ बढ़ जाता है। लेकिन सर्दियों के दिनों में उसको ठंड से बचाने के लिए वो सुंगड़ जाता है, समझा कि। सो इस एनवायरमेंटल टेम्परेचर का टेस्टिस में जो स्पर्म्स की प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा या टेम्परेचर एनवायरनमेंट का ज़रूरत से ज़्यादा कम होगा, दोनों कंडीशंस में जो स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अगर स्पर्म्स की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो ऐसी कंडीशन में जो उसका सीमन है दैट डजंट रिमेन्स फिट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो गर्मियों में क्या होता है, जब टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमारे जो मेल बुल्स हैं वो हमें कई बार सीमन देना ही बंद कर जाते हैं। देखा है आपने, गर्मियों के दिनों में वो सीमन देना बंद कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोगों को ऐसी गर्मियों के दिनों में हमें उसका सीमन लेना ही बंद कर देना चाहिए या उसको नेचुरल सर्विस पे नहीं लगाना चाहिए। कई बार हम एक बुल से 4 पैसों के लालच में जब हम नेचुरल सर्विस करवाते हैं, जब तक हम अपने गायों पे यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास 300 गाय हैं, हमारे पास बुल एक है, 10 गाय रोज़ आ जाती हैं, 5 गाय रोज़ आती हैं, हम सभी पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। या दूसरी बात, हम उसको दूसरे गायों की सर्विस पे लगाते हैं जो हमें बाहर से पैसा देते हैं। पैसे के लालच में हम 2 गायें 2 पे छोड़ दिया, 3 आई 3 पे छोड़ दिया, 4 आ गई 4 पे छोड़ दिया। तो ऐसे जो मेल बुल्स होते हैं वो भी ऐसी गर्मियों के दिनों में, ऐसे ठंड के दिनों में या उसको ज़्यादा यूज़ करने के दिनों में वो भी सीमन देने की उसकी प्रतिक्रिया कम हो जाती है, वो सीमन कम देते हैं। अगर आपको ऐसी बात लगती है कि आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो तब आपको उसका जो यूज़ है वो रिस्ट्रिक्टेड कर देना चाहिए, वो कम कर देना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्मी के दिन हैं तो आपको उसको ठंडे एटमॉस्फेयर में रखना चाहिए, उसको दिन में 2-3 बार नहाना चाहिए ताकि वो उसको गर्मी कम रहो, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर पे आ जाए, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर उसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा यूज़ करना मैंने पहले ही बोला, इट इज़ नॉट ए वेरी गुड स्टेप। आपको एक हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा मेल बुल को सीमन के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, ना ही नेचुरल सर्विस पे यूज़ करना चाहिए। अगर आप 2 बार से ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, उसके बाद वो सीमन देना बंद कर गया, तो आपको फिर उसके सीमन की प्रोडक्शन बंद कर देनी चाहिए, कुछ दिनों के लिए उसको रेस्ट देना चाहिए। दैट इज़ द ओनली अल्टरनेटिव। लेकिन जो हार्मोन विच इज़ कंसर्न मेनली विद रिप्रोडक्शन मेल्स में, दैट इज़ अ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कई बार गर्मियों के दिनों में या ज़्यादा ठंड के दिनों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म्स, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसका मतलब आपको टेस्टोस्टेरोन देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ नॉट ए डिजीज़, इट इज़ जस्ट ए टेम्परेरी फेस। उस टेम्परेरी फेस में आपको हार्मोनल थेरेपी देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपको टेम्परेरी फेस में आप उसका काम बंद करवा दीजिए, उसका टेम्परेचर का कंट्रोल कीजिए और उसके साथ ही उसको हाई प्रोटीन डाइट सप्लीमेंटेड विद मिनरल्स एंड विटामिन्स दैट शुड बी प्रोवाइडेड टू दी बुल्स। एंड सेकंड, एक तो डाइट बारी होगी और दूसरी बात उसकी एक्सरसाइज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जितने भी मेल बुल्स आप रखोगे, चाहे काऊ बुल्स है चाहे बफलो बुल्स है, ट्वाइस ए डे उसकी एक्सरसाइज, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात ख्याल में रख लीजिए, हर बुल को सुबह शाम 2 टाइम कम से कम 1 घंटे की वॉक एक्सरसाइज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिन बंदों के पास टाइम नहीं होता, उसको बाहर नहीं लेके जा सकते, ठीक है ना, जब वो लगता है कि आपको आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, किसी गाय को देख के या किसी भैंस को देख के आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, तो हम लोग उसका रिंग बना देते हैं,
रिंग में क्या है, उसके बीच में उसमें किल्ला लगा के उसको वहाँ पे बांध देते हैं, वो चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है. दैट इज़ आल्सो एक्सरसाइज विच इज़ नॉर्मली गिवन एट द डेयरी फार्म्स. दैट इज़ ए वेरी गुड मेथड टू गिव द एक्सरसाइज. लेकिन 2 आवर एक्सरसाइज टू ए ब्रीडिंग बुल, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अगर आप एक्सरसाइज नहीं दोगे, उसकी डाइट बढ़ जाएगी तो उसके ऊपर फैट डेपोजिशन हो जाएगी. अगर फैट डेपोजिशन एक बार उसके ऊपर हो गई, उसके शरीर के ऊपर होगी या उसके सेक्स ऑर्गन के ऊपर फैट डेपोजिशन होगी, तब उसके बाद वो नॉर्मल कभी भी स्पर्म प्रोडक्शन में कभी नहीं आएगा. तब उस आपके लिए वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा. तो इन बातों का आपको स्पेशली जो मादा है, नर अपने पशु नर आपके साथ है, उसकी केयर भी आप लोगों को करनी पड़ेगी. ओके, ठीक है. आप कोई और बात पूछनी चाहते हो?